यस सर। नाउ अभी जो मैं ले रहा हूं वो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नाउ जैसे मैंने बताया, तुम्हारे मन में आ रहा होगा फीचर्स के बिना डायरेक्ट शुरू कर रहे हो। मैं शॉर्ट में बताऊंगा प्लानिंग क्या है। तुमको सिलेबस में फीचर्स डाला नहीं है इन लोगों ने, जो कि मेरे हिसाब से डालना चाहिए था, बट डजंट मैटर। अभी हम क्या करेंगे, हम प्लानिंग का इंपॉर्टेंस जानेंगे। इसको एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। दो भी नहीं, फीचर्स के साथ मार्च 2013, 2019, अप्रैल 2015 और अक्टूबर 2016। तो देखा जाए तो इसको 4 बार पूछा गया है। और एक और बात है, 2021 2021 में सिंस पेपर नहीं हुआ, तुम्हारा फर्स्ट पेपर होगा, तो इसका चांस बढ़ता है क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अभी हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को समझेंगे, या पहले कैसे एग्जाम में अटेंड करना है वो तुमको मैं बता रहा हूँ। ये एग्जाम में चार्ट ड्रॉ किया तो भी चल सकता है। सबसे पहले तुम क्या करोगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक ड्राइंग करोगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टोटल कितने हैं, 5 है। सबसे पहला क्या है, प्लानिंग। दूसरा कौन सा है, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है तुम्हारा, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। फिर है तुम्हारा नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है, तुम्हारे सामने आएगा, स्टाफिंग। तो इंट्रोडक्टरी मैंने तुमको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का बता दिया, साफ देखने को मिलता है स्टाफिंग। फिर तुम्हारे सामने आएगा डायरेक्टिंग, डायरेक्शन जिसको हम बोलते हैं। ये तुम्हारा चौथा फंक्शन है। और जो आखिर का फंक्शन है तुम्हारे सामने आ रहा है, जिसको हम कंट्रोल या कंट्रोलिंग बोलेंगे, कंट्रोल तुम बोल सकते हो, ये आखिर का फंक्शन है। सो 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, जिसमें तुमको ये फंक्शंस का चार्ट इसलिए दिखाया जा रहा है कि प्लानिंग साफ पता चलता है। सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये तुम्हारा फीचर के रूप में डायरेक्टली तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। अभी प्लानिंग का उन्होंने कोई भी क्वेश्चन पूछा, वेदर इट बी फीचर्स या वो फंक्शंस का पूछेंगे, तो तुम्हारा जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, तुम्हारे सामने में प्रेजेंट कर रहा हूं। ये तुम एबीसी रूप में ही आंसर अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहले तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे सामने आ रहा है इंट्रोडक्शन। 2 लाइन का इंट्रोडक्शन तुम बोल सकते हो। सबसे पहले क्या बोलोगे, तुम्हारे सामने इंट्रोडक्शन 2 लाइन जितना बोल देने का। ठीक है। इसको मैंने पॉइंट में दिया है, पॉइंट में लिखना हमेशा अच्छा। सबसे पहले तुम, मैंने बॉक्स क्या बताया था, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट फंक्शन, बराबर है। मैनेजमेंट फंक्शन में प्लानिंग सबसे पहला स्टेप है। ठीक है। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन रहेगा, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट फंक्शन, इट प्रीसीड्स, मतलब बाकी सब फंक्शन से सबसे पहला फंक्शन है। तुमको कहीं जाना है गाड़ी में, तो पहले गाड़ी को स्टार्ट तो करना पड़ता है। गाड़ी चलाने का सबसे पहला फंक्शन इज स्टार्ट द व्हीकल। प्लानिंग फंक्शन को स्टार्ट करता है, मूवमेंट देता है। ठीक है। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन में तुम लिखोगे, मतलब क्या होगा, प्री स्टार्ट जिसको बोलते हैं वो तुम्हारा इंट्रोडक्शन। तुम फिर मीनिंग लिखोगे। तुम नोट करोगे कि अपने नोट्स में मीनिंग अलग से नहीं दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम ये मीनिंग जोड़ो। तुम क्या बोलोगे, प्लानिंग क्या है, इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, हाउ इट इज टू बी डन एंड व्हाई इट इज टू बी डन, ये तुमको लिखना है। अब इसको डन एंड हु इज टू डू इट। तो तुम्हारे सामने मीनिंग आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, प्लानिंग क्या होता है। तुमको कोई भी नया कंपनी या फैक्ट्री शुरू करना है, सबसे पहले तुमको प्लान करना पड़ेगा, किस जगह कितना पैसा लगेगा, किसको अपॉइंट करेंगे, तुम क्यों शुरू कर रहे हो, ठीक है, और कौन संभालेगा। प्लानिंग भविष्य के लिए होता है। जैसे तुम 12th के बाद क्या करोगे, वो तुम्हारा प्लानिंग होगा भविष्य का। अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पहले सबसे पहले तुम प्लानिंग करोगे कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग में क्या जिम होगा, क्या योगा होगा, क्या क्रिकेट का टर्फ होगा, लाइब्रेरी होगा, ठीक है ना।
फिर लॉबी होगा, ठीक है। ये सब थिंकिंग प्रोसेस है। बाद में आर्किटेक्ट तुमको एक ड्रॉ करके देगा, डिजाइन जिसको बोलते हैं। वो डिजाइन तुमने देखा है, ब्लू कलर का ब्लूप्रिंट बोलते हैं, देखा है तुमने? यस सर। उसको प्लान बोलते हैं। सो प्लानिंग थिंकिंग फंक्शन है, उसका नतीजा प्लान। प्लान लिखित फॉर्म में बनता है और प्लानिंग इज अ थिंकिंग फंक्शन, और प्लान इज द आउटकम ऑफ द प्रोसेस। सो बोलने का तात्पर्य है प्लानिंग थिंकिंग फंक्शन है और प्लान उसका नतीजा है। प्लानिंग हमेशा भविष्य के लिए बनाया जाता है। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, क्योंकि तुमको काफी सोचना होता है जो तुम भविष्य में करने वाले हो। सो ये तुम्हारा मीनिंग था। उसके बाद में तुम सी पॉइंट बोलोगे डेफिनेशन। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है और फिर डी बनेगा इंपॉर्टेंस। ऐसा तुम लिखोगे वो 5 में से 5 तुमको दे देगा, ठीक है। सो तुम्हारा डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है। क्या बोलोगे? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। पहले से ही तुम डिसाइड कर रहे हो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट, ठीक है ना। ये डेफिनेशन मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है उसने दिया है। सो तुम कुंज एंड ऑर्डिनल का नाम जरूर लिखोगे, स्पेलिंग बराबर लिखना। सो तुम्हारा इस रूप में ए बी सी आ गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो इंपॉर्टेंस पूछा गया है। तो तुम क्या करोगे? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग 10 से 12 पॉइंट तो एटलीस्ट तुमको लिखना ही चाहिए, 5 मार्क का है। और एबीसीडी रूप में लिखोगे तो तुमको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। सो तुम्हारे सामने मैंने 11 पॉइंट्स दिए हैं। हम एक एक करके स्टडी करेंगे और फिर इसको लर्न करने के लिए कुछ आइडिया करेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले प्लानिंग फोकस इज एन ऑब्जेक्टिव्स। इनफैक्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए जब प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग पहले खुद ऑब्जेक्टिव डिजाइन करता है। प्लान जब तुम बैठे हो प्लान करने, तो तुम पहले खुद डिसाइड करते हैं कि भाई अगले साल का टर्नओवर कितना करना है या जुलाई महीने का टर्नओवर कितना करना है। सो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव सेट करता है और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है उसका प्लान बनाता है। सो देखा जाए तो प्लानिंग खुद ऑब्जेक्टिव सेटिंग का काम करता है और उसको अचीव करने के लिए प्लान बनाता है, ठीक है। क्योंकि तुम आंख बंद करके तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि 10,000 गाड़ियां बेचेंगे बनाएंगे अगले महीने। तुम्हारा कैपेसिटी ही 6,000 का है तो तुम 10,000 कहां से करोगे? सो प्लानिंग थिंकिंग फंक्शन से तुम डिस्कस करके तुम बोलते हो हाँ 5,000 गाड़ी अगले महीने में बनाएंगे, फिर उसको बनाने के लिए प्लान तुम तैयार करोगे, करेक्ट। सो प्लानिंग फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ कंट्रोल। ये बच्चों को अक्सर देखा गया है, बच्चे लोग प्लान तो करते नहीं है पढ़ाई कब क्या करना है, लेकिन जो प्लान करते हैं ना, दिन में 2 घंटा पढ़ेंगे, अकाउंट से 1 घंटा होगा, 1 घंटा थ्योरी सब्जेक्ट होगा, उसका चैप्टर नंबर 1 होगा। प्लान ऑन पेपर बहुत बढ़िया बनाते हैं, लेकिन पहला दिन प्लान सक्सेसफुल होता है, दूसरे दिन सो जाते हैं, मतलब प्लान टूट गया। तो कंट्रोल, प्लान और कंट्रोल कैसे साथ साथ चलता है? तुमने जो प्लान किया है 6,000 गाड़ियां मतलब दिन में 200 गाड़ियां, ठीक है। सो तुम्हारा कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे काम करेगा कि जो तुमने प्लान किया है और जो एग्जीक्यूशन तुम्हारा हो रहा है बराबर हो रहा है। फॉर एग्जांपल, तुमको यहाँ से सपोजली सीबीएस से कॉलेज में आना है, बीवाईटी कॉलेज में, तुमने गाड़ी चालू की, तुम गाड़ी चला रहे हो, प्लान किया है कि यहाँ से कॉलेज जाओगे, रास्ते जैसे आते जाएंगे, कोई बीच में आके तुम ब्रेक लगाओगे, पर तुम इंश्योर करोगे कि तुम्हारा जर्नी कॉलेज रोड या बीवाईटी कॉलेज की तरफ ही रहे। सो कंट्रोल किसको बोलते हैं कि जैसे तुम्हारा प्लान है, एकदम एक और एग्जांपल लेता हूँ एसी का। एयर कंडीशनर में तुमको टेम्परेचर चाहिए 27 या 27 डिग्री चाहिए, ठीक है, और अभी 30 डिग्री है, तो एसी का कंप्रेसर चालू होगा, उसको रूम को कूल करेगा टिल 27। जैसे 27 हो गया फिर 26 पे तो जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिक वो कूल हो गया रूम। सो कंप्रेसर क्या करेगा, कनेक्शन को काट देगा। इसका मतलब क्या होगा, एसी का कंप्रेसर बंद हो जाएगा, फिर रूम में 27 मेंटेन रहेगा।
अभी कंप्रेसर बंद है, जैसे टेम्परेचर 28 हुआ वापस कंप्रेसर चालू हो जाएगा। मतलब जो तुम्हारा प्लानिंग है 20 गोल जो 27 डिग्री का है, ठीक है, उसको मेंटेन करेगा, क्योंकि प्लान और कंट्रोल साथ साथ चलेंगे। तुमने 27 डिग्री प्लान किया ही नहीं, गोल सेट ही नहीं किया, तो कंट्रोल किसका करोगे? सो कंट्रोल के लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, प्रोवाइड्स बेसिस फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? अभी तुम्हारे कॉलेज में प्रिंसिपल है, तुम्हारे कॉलेज में टीचर्स हैं, कॉलेज को चलाने का मेन जवाबदारी प्रिंसिपल का है, टीचर्स का काम है सिखाने का। अभी क्या होता है, यदि डिसीजन है एक सर्जरी करना है, एक डॉक्टर बोलता है, जो कार्डियक हार्ट का स्पेशलिस्ट है वो बोलता है सर्जरी परसों रखेंगे, उसने डिसीजन लिया, और जो बाकी का स्टाफ है, जो कंपाउंडर ले लो या जो सर्जिकल इक्विपमेंट उसको प्रोवाइड करेगा, जो नर्सेज लगेंगे ऑपरेशन थिएटर के अंदर, वो मददगार रहेंगे, बट मेन डिसीजन किसका है? डॉक्टर। इसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, कि डिसीजन टॉप में लिया गया, बाकी उसको फॉलो करना है, ठीक है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन किसको बोलेंगे? जैसे कि मुकेश अंबानी ने सोचा 5G लॉन्च करना है दिसंबर में, लेकिन वो तो टॉप लेवल पे हुआ, फिर उसके लिए टावर्स, ठीक है ना, रिचार्ज का, फिर मिडिल लेवल के लोग उसमें आगे काम को बढ़ाएंगे, फैसला लेंगे। सो डिसेंट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे देखा गया है। अभी कई बार जो अमेरिकन थिंकिंग और इंडियन थिंकिंग का एक फर्क देखा गया। जो कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है इंडिया में ज्यादातर टॉप डाउन अप्रोच फॉलो किया जाता है, कि टॉप के लोग डिसीजन लेते हैं और लोअर लोग फॉलो करते हैं। जो अमेरिकन लोग आते हैं प्रोजेक्ट इधर करने, तो उनको काफी डिसीजन मेकिंग का ताकत दिया जाता है, इसलिए इंडिया और अमेरिका में थोड़ा फर्क आता है। इंडियन लोग ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन द टॉप मैनेजमेंट देखा गया है, जहां पे अमेरिकन लोग इंडिपेंडेंट ज्यादा है, वो फटाफट डिसीजन लेते हैं। सो अमेरिका में डिसेंट्रलाइजेशन काफी स्ट्रांग है, इंडिया में सेंट्रलाइजेशन काफी स्ट्रांग है, लोग डिसीजन खुद से नहीं लेते, टॉप लेवल लेते हैं। सो इसलिए प्लानिंग किया ठीक से, गोल ठीक से सेट किया, प्लानिंग कर लिया, मतलब वो वाली बात है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना हो, आर्किटेक्ट ने ड्रॉ कर लिया, बिल्डर कंस्ट्रक्ट करेगा, लेकिन अंदर जो टाइलिंग का काम है अलग से टाइल स्पेशलिस्ट को बुलाया, ठीक है, अंदर का सेटिंग उस पर छोड़ दिया, फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाया इलेक्ट्रिक का काम के लिए, पेंटिंग के लिए पेंटर को बुलाया, प्लम्बिंग के लिए प्लम्बर को बुलाया, ये सारे डिसेंट्रलाइज्ड काम है। सो डिसीजन मेकिंग बिल्डर का काम है कंस्ट्रक्ट करना, बट बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं और उनको डिसीजन मेकिंग का फैसला दिया जाता है। सो डिसेंट्रलाइजेशन में मदद करता है। चौथा, इंप्रूव एफिशिएंसी। इंप्रूव एफिशिएंसी ये कौन सा पॉइंट है कि क्या होता है कंपनी में, जब कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उनको कॉस्ट कम करने की जरूरत पड़ती है और करना भी पड़ता है वक्त के साथ साथ। सो एफिशिएंसी बेसिकली क्या है? सेल बढ़ाओ, कॉस्ट घटाओ। आज के तारीख में क्या हो रहा है कि जो मॉल्स है, बिग बाजार या सिटी सेंटर जो है, बिग बाजार तो चालू है, सिटी सेंटर वापस चालू किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, चालू किया है क्या सिटी सेंटर को? हाँ, नासिक में सिटी मॉल्स को अलाउड है कि नहीं अलाउड है अभी भी? सर पेपर में आया था कि खोलने वाले वो। क्या बोल रहा है? सर वो खोलने वाले मॉल्स। खोलने वाले हैं ना। अभी मॉल्स में जो अलग अलग शॉप्स है अंदर, ठीक है, या शोरूम्स है जो अंदर, सबका तुम देखो बंद था काफी टाइम, अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं कॉस्ट कटिंग के अलावा। तो वो लोग क्या करेंगे? बात करेंगे मालिक से, सारदा ग्रुप ओनर है, कि भाई रेंट कम करो, ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, सैलरी कम करो। टीचिंग लाइन में भी ऐसा है, कॉलेज क्या कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर्स थे 15-15-20 साल, जिसका पेमेंट 35-40 हजार था, उनको निकाल के फ्रेश टीचर अपॉइंट कर रहे हैं, जो कि 10-15 हजार में काम करेंगे। सो कॉलेज भी एफिशिएंसी करने की यूज कर रहा है, कोशिश कर रहा है, क्वालिटी तो खराब हो रहा है टीचिंग का, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर्स को अफोर्ड नहीं हो रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेश टीचर जिनको एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, सस्ते पेमेंट में उनको ले रहे हैं। स्कूल और कॉलेज सब जगह ऐसा हो रहा है। सो टीचर्स का क्वांटिटी कम कर रहे हैं,
सैलरी कम हो रहा है और बहुत सारी जगह पे टीचर्स को क्या कर रहे हैं ऑनलाइन ना, पहले पगार था 25,000 30,000, जो 30,000 वाले पेमेंट थे उनको बोल रहे हैं कि या तो जॉब छोड़ दो या तो फिर 50% में काम करो ऑनलाइन, क्योंकि तुमको कॉलेज तो आना नहीं है, बस 2-3 लेक्चर लेने तो 15,000 में दो। अब टीचर्स को जॉब नहीं मिल रहा है, मार्केट टाइट है, तो वो लोग भी हाँ बोल रहे हैं। तो कॉलेज अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए, मेन कॉलेज का कॉस्ट है टीचर्स का सैलरी, सबसे बड़ा कॉस्ट है। जैसे एरोप्लेन में जो पेट्रोल, एविएशन फ्यूल और पायलट का पगार, ये 60-70% बन जाता है। कॉलेज का सबसे बड़ा खर्चा 65 to 70% होता है फैकल्टी का पेमेंट, उसमें ये लोग कटौती कर रहे हैं। तो देखा जाए तो अपना एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं कि भाई कॉलेज चलाने के लिए कॉस्ट कम करो और स्टूडेंट से फीस 10% कम करो, फैकल्टी की फीस 50% कम करो, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये लॉजिक से सब चल रहा है। ठीक है। पांचवा, हेल्पफुल इन एक्सपेंशन। तुम देखो, जब जियो लॉन्च हुआ था तो उन्होंने पहला 2 साल फ्री दिया था, फिर जैसे सक्सेस होने लग गया उन्होंने जियो फाइबर लॉन्च किया, फिर उस समय मोबाइल लॉन्च किया था, फिर जियो फाइबर लॉन्च किया, अभी ये लोग क्या लॉन्च कर रहे हैं, गूगल फोन। तुमने सुना है ना, जियो और गूगल मिलकर गूगल फोन लॉन्च कर रहे हैं, सुना है तुमने? यस सर। बट उसमें इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है कि गूगल अमेरिकन कंपनी है, रिलायंस इंडियन कंपनी है। इंडिया में टॉप डाउन अप्रोच, जैसे हर चीज में सीनियर्स को पूछो, अमेरिका में डिसीजन ज्यादा। तो गूगल वाले जो अमेरिकन लोग और इंडियन लोग के बीच में बोलते ना जुड़ाव आसानी से नहीं होता, क्योंकि अप्रोचेस दोनों देश के अलग हैं। और जापानीज रहा तो और भी फर्क पड़ जाता है, वो लोग के लोग सिंसियर ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू इंडियंस। सो एक्सपेंशन प्लानिंग से इन्होंने किया। इन्होंने जो पाया कि हर चीज चाइना का कब्जा है, मोबाइल में ओप्पो, वीवो, वन प्लस, मैक्सिमम चाइना का कब्जा है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम मेड इन इंडिया फोन बनाएंगे, लेकिन उसका लॉन्च डिले हो रहा है, हर चीज में डिले हो रहा है। ये मंथ एंड में लॉन्च था, 25-26 तारीख को कुछ तो लॉन्च था, लेकिन अभी तक उनका एंड्रॉइड पूरे तरीके से शायद तैयार नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन एक अच्छा है कि ये महीने तो अगले महीने लॉन्च कर ही देंगे, 5-6 हजार 7 हजार में लोग सस्ता वाला जो गांव तक भी पहुंच सके ना, ताकि चाइना को अच्छा टक्कर दिया जा सके। ये बहुत सक्सेस होगा यदि ठीक से लॉन्च किया तो। बट ये अच्छा, एक और फर्क ये है कि गूगल का प्लानिंग 6-7 महीने पहले से ही हो जाता है, अपने इंडिया में प्लानिंग लास्ट मिनट में होता है। तो ये एक फर्क है कि, और जापानीज लोग का भी प्लानिंग बहुत जबरदस्त होता है। सो हेल्पफुल इन एक्सपेंशन में तुमने प्लान ठीक से किया तो तुम्हारा जो एक्सपांड करना है, तुमने पहले से स्टेप बाय स्टेप प्लान किया तो तुम्हारा एक्सपांड अच्छे तरीके से सकता है। जियो एक झटके में इन लोगों ने मोबाइल फोन और फ्री और क्या बोलते हैं 5G एक साथ नहीं किया, जियो फाइबर स्टेप बाय स्टेप है। पहले ये लॉन्च किया फोन, उसके बाद में जियो फाइबर आया, अभी ये लोग गूगल के नए मोबाइल्स के साथ आएंगे, फिर दिसंबर में के आसपास 5G लॉन्च होना चाहिए। तो सब स्टेप बाय स्टेप एक्सपांड कर रहे हैं, झटके में नहीं, ठीक से प्लान किया तो बराबर सक्सेसफुल होता है। छठवा, रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। तुमने ये देखा है क्या, मोसाद इजराइल का जो सीक्रेटिव, जो उनका सीक्रेट सर्विस है इजराइल का मोसाद। यस सर। तुम मोसाद के ऑपरेशन जब सुनोगे और पढ़ोगे ना वीडियोस, तो तुमको बहुत ऐसा लगेगा कि क्या जबरदस्त दिमाग लगाते हैं। उनको उनको जो क्या बोलते हैं, सीरिया जो गल्फ कंट्रीज है लगभग सारे उनके दुश्मन है। तो जो भी न्यूक्लियर का बनाता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक हुआ तो बहुत नुकसान होता है। तो सीरिया एक डेजर्ट में अपना न्यूक्लियर का प्लांट बना रहा था नॉर्थ कोरिया की मदद से, सिंस ये पब्लिक नहीं करते, सीक्रेट प्रोजेक्ट रहता है। अब क्या होता है, इजराइल के जो स्पाई सैटेलाइट्स है उनको लगातार फोन कॉल मिला, किससे, सीरिया और नॉर्थ कोरिया का कम्युनिकेशन, तो उनको डाउट आया। अब उन्होंने अमेरिका के मदद से, अमेरिका और इजराइल में दोस्ती है, जो इजराइल के फाइटर जेट से F-15 और F-16 सारे अमेरिका से लिए हुए हैं। तो इन्होंने स्पाई सैटेलाइट से पाया कि डेजर्ट में एक ये बनाया है न्यूक्लियर का,
तो मोसाद ने क्या किया, इन्होंने अपना एक टीम को भेजा। अब न्यूक्लियर जहां पे रहता है ना, वहां का पानी बोलते हैं ना न्यूक्लियर मटेरियल से थोड़ा मिक्स हो जाता है, तो तुम धमाका करोगे वहां पे और न्यूक्लियर लीक हो गया तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। रेडियो एक्टिव, तुमने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था, बराबर है। तो नॉर्थ कोरिया से ये प्लांट चल रहा था, तो पहले क्या मोसाद ने किया, अपनी एक टीम भेजी सीक्रेटली, हेलीकॉप्टर के 2 प्लेन्स गए, रडार के नीचे से नीचे उड़ के 100 फीट के आसपास उड़ के वहां पहुंचे, उन्होंने मटेरियल और मिट्टी कलेक्ट किया, इजराइल में वापस आए। फिर दूसरा टीम को जो साइंटिस्ट है उनसे चेक करवाया, साफ पता चल रहा था कि मिक्सचर जितना होना चाहिए न्यूक्लियर का उतना नहीं। इसका मतलब पूरे तरीके से प्लांट शुरू नहीं है, तुमने बॉम्ब से भी उड़ाया तो रिस्क कम है, एक बार शुरू हो जाता है प्लांट और लीक हो गया तो बहुत डेंजर रहता है और वो नुकसान भी बहुत होता है। तो उनको समझ में आ गया कि प्लांट पूरे तरीके से सीरिया का शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। ये दूसरा टीम, फिर ये लोग ने जब डिसाइड किया इसको ब्लास्ट करेंगे, तो इन्होंने वापस सैटेलाइट का यूज किया, पिन पॉइंट किया कहां पे प्लांट है। फिर प्लेन्स गए और सब बैकअप प्लेन्स गए, और ये लोग जब दुश्मन को बोलते हैं ना उड़ाने का प्लान करते हैं, मारने का प्लान करते हैं, इनके कम्युनिकेशन टीम, इनका हैंडलर रहता है, सपोर्टिंग 2 रहते हैं, सपोर्ट 2 से 4 मतलब लोग, फिर उसको सपोर्ट एक, वो ऑपरेशन करने के लिए 40-50 लोग इन्वॉल्व रहते हैं और हर प्रकार से। और मैंने एक चीज नोट किया, सपोजिटली इनको ईरान में एक ऑपरेशन करना है, तो इनके लोग जाएंगे इजराइल से, तो शक ईरान के सिक्योरिटी एजेंसीज ट्रैक करेंगे, तो लोग क्या करते हैं नकली पासपोर्ट बना के पेरिस, जर्मनी, यहाँ से फ्लाइट लेके ईरान जाते हैं, ताकि और बिजनेसमैन के नाम पे नकली पासपोर्ट बना के जाते हैं, तो शक नहीं होता। फिर धीरे धीरे ये लोग ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं। बोलने का तात्पर्य है कि इनका प्लानिंग ऑपरेशन के लिए कई साल प्लानिंग करते हैं लोग, इसमें बोलने जाओ सोई तो पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन अनसर्टेनिटी या रिस्क रोकने के लिए तुम्हारा प्लानिंग इतना जबरदस्त रहता है कि हर चीज में तुम प्लान करते हो। जैसे ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने 2 हेलीकॉप्टर भेजे थे, ठीक है ना, चिनूक शायद था वो, जहां तक मेरा नॉलेज है। तो एक हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुआ था, उनका बैकअप दूसरा प्लान था, इसलिए सक्सेस हुआ। मतलब इन लोगों ने अनसर्टेनिटी पूरा प्लान किया था। तो प्लानिंग से अनसर्टेनिटी और रिस्क कम होता है, क्योंकि तुम जब भविष्य बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्लान करते हो, कहाँ शॉर्टेज होगा, कहाँ प्रॉब्लम आएगा, उसका पहले से दिमाग लगाते हो, ताकि जब एक्चुअल में प्रॉब्लम आए तो तुमने ऑलरेडी उसका सोल्यूशन का प्लानिंग रखा हुआ है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी और रिस्क कम करता है and encourages innovation and creativity। iPhone 13 अभी लॉन्च हो रहा है सितंबर में, ठीक है, तो उसमें नया फोन लाने के लिए प्लान करना पड़ेगा। मैं पिछले साल भी सोचा था बैटरी का ताकत बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ाया था आईफोन वालों ने। एक वक्त आएगा उनको बढ़ाना ही पड़ेगा। अभी तो 5000 mAh के बैटरी आ गए हैं और आईफोन 3.5 4 के ऊपर जाता नहीं है। सो एक ऐसा वक्त आएगा जब इनोवेशन के लिए ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। अब तुम देखो वायरलेस चार्जिंग आ गया। सो प्लानिंग क्या होता है कि इनको नयापन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन लाना पड़ता है, इसको प्लानिंग करना ही पड़ता है। अभी मैंने एक नया देखा, आईपैड में जो पेंसिल आता है ना, सुना होगा तुमने, पेंसिल जिससे लिखते हैं, देखा है पेंसिल को Yes, sir. आईफोन का। इनफैक्ट Yes, मेरे sir. पास भी इसमें जो इसको हम स्टेंसिल या कुछ तो नाम है, एचपी ने मुझे पूछा था कैसा है इसका जो पेंसिल आता है, एचपी का 3,500 या 4,500 रुपए का आता है। उनको मैंने बोला था तुम्हारा पेंसिल 5 रुपए का भी नहीं, इतना थर्ड रेट क्वालिटी, एक लिखा तो दूसरा उसमें आ जाता है, लिखते समय मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। मैंने बोला कि आईफोन वालों को देखो पेंसिल क्या वर्ल्ड क्लास बनाते हैं, तुमने पेंसिल जिसका कीमत 3,500-4,000 रखा है उसका 5 रुपए भी कीमत नहीं, इतना थर्ड रेट बनाया तुम लोगों ने पेंसिल। सो बोलने का तात्पर्य है कि आईफोन का अभी जो पेंसिल इतना बढ़िया कर दिया है कि उसमें मैग्नेट्स लगा है और वो आईफोन में चिपक जाता है, ऐसा बना है अभी रिसेंट जो लॉन्च किया है। सो तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है। मतलब बोलने का तात्पर्य नए नए कंसेप्ट्स और ये सब इतना अच्छा हो गया है। पहले ऑथर्स लिखते थे, टाइप करते थे, आजकल इंग्लिश में बोलेंगे अपने आप को रिकॉर्ड होते जाता है उसमें। बहुत सारे ऑथर्स आजकल आईफोन में
जो सुविधा है तुम्हारा पहले आवाज रिकॉर्ड करता है और फिर तुम जैसे बोलोगे वो टाइप होते जाएगा ऑटोमेटिक, तुमको कीबोर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। सो ये सब इनोवेशन और क्रिएटिविटी का कंसेप्ट है। प्रोवाइड्स मोटिवेशन। अभी सपोजली तुम्हारा एक शोरूम है कार का, तुमने सेल्समैन को बोला इस महीने तेरे को 25 कार बेचना है, ठीक है, तुमने टारगेट दे दिया और बोला कि 25 कार बेचा तो तुझे 5,000 रुपए बोनस मिलेगा। तो एक प्रकार का सेल्समैन को मोटिवेशन आता है क्योंकि उसको गोल दे दिया गया है, वो प्लान बनाएगा 25 है तो दिन में एक कार कम से कम बेचूंगा तो उतना फायदा होगा। सो द मोमेंट तुम प्लानिंग करते हो, तुमने गोल सेट कर लिया है, जैसे ट्रिप में जाना है तो पहले कैसे एक्साइटमेंट आता है, चलो सब सामान, खाना, नाश्ता, फुटबॉल, ड्रेस, है ना, सब तैयारी में तुम लगते हो, मोटिवेशन आता है क्योंकि तुमको गोल और प्लानिंग भविष्य का दिया गया है। नेक्स्ट, गाइड्स डिसीजन मेकिंग। बेसिकली प्लानिंग खुद ही एक डिसीजन मेकिंग टूल है। कैसे? जब तुम प्लान करते हो, ठीक है, तुम्हारे पास एक ऑल्टरनेटिव रहता है कंस्ट्रक्शन लाइन में कि कमर्शियल बिल्डिंग बनाना है कि रेसिडेंशियल। उसमें भी कितने, आजकल का नया ट्रेंड ऐसा है कि जब तुम बड़ा रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हो, सेरेन मेडोज में तुम्हें सुन रहा हूँ एक 30 फ्लोर वाली बिल्डिंग बना दो, ठीक है, कुछ ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे 150 फ्लैट्स है, ठीक है, 150 160 फ्लैट्स है, तो वो लोग क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर में शॉप्स करते हैं जहाँ पे मेडिकल शॉप हो, किराना हो, स्टेशनरी हो, सब्जी हो, ठीक है ना, ऐसा। तो क्या होता है, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। कैसे? तुम जब प्लान बनाते हो तो तुमको ऑल्टरनेटिव तैयार करना पड़ता है कि तुमको लग्जरी बनाना है बिल्डिंग, क्या ज्यादा फ्लैट्स बनाने हैं, क्या फैसिलिटी देना है, उनमें से तुम चुनते हो। सो प्लानिंग में जब जैसे 12th के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन देगा बीबीए, बीबीएम, बीसीए, बीकॉम, उसमें से तुम डिसाइड करोगे कौन सा कोर्स लेना है। उसी प्रकार से प्लानिंग क्या करता है, ऑल्टरनेटिव तैयार करता है और फिर डिसीजन लेता है कि कौन सा कोर्स को चुनना है, ठीक है। 10वां, प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। तुमको यहाँ से बॉम्बे जाना है तो तुम क्या करोगे भाई, पेट्रोल भर के रहोगे, ठीक है, बीच में रुकना ना पड़े, फिर एक्स्ट्रा टायर जो सेफ्टी के रूप में रहेगा, ठीक है, फिर कहीं खाना रहेगा तो थोड़ा पैसा लोगे, ठीक है, कहीं रहना है तो ड्रेस लोगे। सो एक डायरेक्शन तुमको देता है। फिर तुम निकले तो तुमको पूरा प्लान तरीके से जा रहा है कि सवेरे 5 बजे निकलेंगे, 8 बजे तक पहुंचेंगे, 12 बजे तक काम करेंगे, एक दिन चाहिए तो रुकेंगे वरना शाम को वापस आएंगे, शाम को ट्रैफिक ज्यादा रहेगा तो दोपहर को 3-4 बजे निकलेंगे तो ट्रैफिक कम रहेगा। सो एक डायरेक्शन देता है तुमको आगे का, जिससे लाइफ थोड़ा इजी हो जाता है, बिजनेस इजी हो जाता है, ठीक है। और लास्ट का हेल्प्स कोऑर्डिनेशन, सीधा हिसाब है। सेल्स वाले ने बोला कि 8,000 गाड़ी बेचना है तो प्रोडक्शन वाले को 8,000 गाड़ी बनाना पड़ेगा, तो परचेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल खरीद के देना पड़ेगा, एचआर डिपार्टमेंट को लोग देने पड़ेंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। सो चारों पांचों डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेल्स डिपार्टमेंट ने तो बोल दिया लेकिन प्रोडक्शन ने बनाया नहीं तो कैसे चलेगा, प्रोडक्शन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है जो परचेज खरीदेगा। सब डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके प्लान करके ही एग्जीक्यूट होगा वरना ये बनेगा ही नहीं तुम्हारा, ठीक है। सो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन प्लानिंग, वंस तुमने गोल सेट कर लिया, वंस प्लान कर लिया तो सारे डिपार्टमेंट्स को मिलकर प्लानिंग को ठीक से एग्जीक्यूट करना है। क्या सबको समझ में आया इंपॉर्टेंस? यस और नो? यस और नो? यस सर। अभी मैंने इसका एक स्टोरी Yes, sir. ओके, इसका एक स्टोरी बनाया है जो बहुत मेहनत से बना था। तो लेट अस सी इसका एक स्टोरी। इसका स्टोरी इज सैंडविच जो बनता है ना, हमारा वेजिटेबल सैंडविच, मुझे बहुत पसंद है। सो इस पे एक स्टोरी बना। लेट अस सी पॉइंट नंबर 1। सबसे पहला क्या है, प्लानिंग फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो सबसे पहला तुमने सोचा आज सैंडविच बनाने का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 क्या बनाया तुमने, आज सैंडविच बनाने का ऑब्जेक्टिव है, फोकस ब्रेड पे है, ठीक है। नॉर्मली व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, व्हाइट तो मैदे का रहता है, ब्राउन गहू का रहता है, तो गहू अच्छा और मिक्स मल्टी ग्रेन भी आता है। सो तुम्हारा आज का ऑब्जेक्टिव है कि तुम नाश्ते या खाने में सैंडविच बनाना चाहते हो, ठीक है। ये तुम्हारा टोस्ट सैंडविच हुआ।
विजू दावेली का बहुत अच्छा आता है टोस्ट सैंडविच, ठीक है। द मोमेंट तुमने ऑब्जेक्टिव बना लिया तो दूसरा क्या रहेगा, कंट्रोल के लिए, ठीक है। अब तुम्हारे सामने ब्रेड तुमने लाया, ब्राउन ब्रेड या व्हाइट ब्रेड लाया, तो कंट्रोल के लिए ब्रेड के साइड को कट करते हैं ताकि ब्रेड का बेस सॉफ्ट हो, ताकि ब्रेड का बेस सॉफ्ट हो। ताकि ब्रेड का बेस सॉफ्ट हो। सो पहले का पॉइंट था कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सैंडविच बनाना। ब्रेड को कंट्रोल करने के लिए तुमने नोट किया साइड से काटते हैं सैंडविच वाले, देखा है कभी? क्या देखा है तुमने सैंडविच को काटते हुए? यस और नो? देखा है सैंडविच के साइड को काटते हैं? यस सर। सो तुमने क्या किया, जो तुमको सैंडविच बनाना है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, इसके साइड को तुमने कट किया कंट्रोल करने के लिए। फिर पॉइंट नंबर 3, ब्रेड के सेंट्रल भाग में सबसे पहले बटर लगाते हैं। बटर ख्याल में तुमको, सबसे पहला तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि तुमको सैंडविच बनाना है, ठीक है। और तुमको जो सैंडविच बनाना है तो कंट्रोल के लिए तुम ब्रेड लाते हो, ब्रेड के कंट्रोल के लिए साइड में तुम काट देते हो, फिर ब्रेड के सेंट्रल साइड में, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का पॉइंट है, वहां पे बटर लगाते हो। पहले 3 पॉइंट क्लियर। गोल इज ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रेड सैंडविच बनाना। ब्रेड लेकर आए, बट ब्रेड का साइड जल जाएगा टोस्ट में, तो उसको काट देते हैं कंट्रोल अच्छे के लिए। और सेंट्रल भाग में डिसेंट्रलाइजेशन पॉइंट है, उससे आसान होगा। सेंट्रल भाग में बटर लगाते हो, फिर ताकि टेस्ट में एफिशिएंसी इंप्रूव। ब्रेड के सेंट्रल भाग में टोस्ट सैंडविच में जो टेस्ट आता है, चीज और ब्रेड का जो असली टेस्ट आता है ना, वो इसकी वजह से ही आता है, ब्रेड और चीज की वजह से। सो बीच में जो तुमने बटर लगाया है उससे टेस्ट का एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है। सबको समझ में आया? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सैंडविच बनाना, तो उसके लिए तुम ब्रेड लाते हो। कंट्रोल करने के लिए टोस्ट में जले नहीं, इसलिए तुम साइड का जो पार्ट है उसको काट देते हो, और सेंट्रल में तुम ब्रेड के सेंट्रल भाग में बटर लगाते हो ताकि टेस्ट में एफिशिएंसी आए, इंप्रूव हो, ठीक है। फिर एक्सपांड, फिर क्या करते हो, ब्रेड जहां बटर लगाया, कुछ लोग एक साइड बटर और दूसरे साइड चटनी लगाते हैं, बट ज्यादातर बटर के ऊपर भी कुछ लोग चटनी लगाते हैं। तो क्या करते हो तुम, अभी दोनों ब्रेड के स्लाइस के ऊपर तुम चटनी एक्सपांड करते हो, ठीक है। उसके बाद में रिस्क और अनसर्टेनिटी कम करने के लिए अब तुम बटर लगाने के लिए, चटनी लगाने के लिए चाकू जिसमें रिस्क है, उसके बजाय रिस्क और अनसर्टेनिटी हटाने के लिए बटर नाइफ आता है। सुना है तुमने बटर नाइफ? तुम्हारे घर में भी होगा, सुना है, देखा है? यस। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है, तुमको सैंडविच बनाना है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। ब्रेड लेकर आते हो तुम, फिर कंट्रोल करने के लिए साइड का जो पार्ट है उसको बोलते हैं ना, कंट्रोल करने के लिए कट कर देते हो। फिर ब्रेड के सेंट्रल भाग में बटर लगाते हो ताकि टेस्ट में जो एफिशिएंसी इंप्रूव हो। लेकिन अभी चटनी लगाना बाकी है, तो तुम क्या करते हो, दोनों ब्रेड में चटनी से पूरा एक्सपांड कर देते हो, ठीक है ना। और ये लगाने, जब एक्सपांड करने के लिए तुम लगाते रहते हो ब्रेड के ऊपर, तो नाइफ, चाकू में रिस्क और अनसर्टेनिटी है, उसको हटाने के लिए तुम क्या करते हो, बटर नाइफ का यूज करते हैं। ये पॉइंट नंबर 6 हो, ठीक है। यहां तक स्टोरी सबको कनेक्ट हो रही है, क्लियर है सब लोग? सब लोग क्लियर है स्टोरी? नेक्स्ट, फिर क्या करते हो, एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। सबसे पहले काकड़ी को इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से काटते हो तुम, करेक्ट। अभी सैंडविच में कुछ लोग सबसे नीचे ब्रेड में काकड़ी लगाते हैं, कुछ लोग टमाटर, अलग अलग लोग का अलग अलग चॉइस रहता है। सो तुमने चटनी लगा दिया, रिस्क और अनसर्टेनिटी कम करने के लिए बटर नाइफ लिया। अभी तुम तैयार हो वेज सैंडविच बनाने के लिए, तो तुम क्या करते हैं, काकड़ी को देखो, यहाँ पे मैंने अलग अलग फोटो डाला है। तुम अलग अलग प्रकार से काकड़ी के जो छोटे छोटे पीसेस के अलग अलग स्टाइल से काटते हो, दैट इज क्रिएटिव और इनोवेटिव, है ना तरीके से। सो रिवाइज करते हैं,
तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है सैंडविच बनाना। दूसरा, ब्रेड लेकर आते हो कंट्रोल करने के लिए, साइड के तुम कट करते हो, सेंट्रलाइज जगह में बटर लगाते हो ताकि टेस्ट में एफिशिएंसी इंप्रूव हो, ठीक है। उसके बाद दोनों स्लाइस जो है उसमें चटनी लगाकर एक्सपांड करते हो। जो नाइफ के बजाय तुम बटर नाइफ यूज कर रहे हो ताकि रिस्क और अनसर्टेनिटी जो चटनी लगाते हुए कम हो, नहीं तो फिर हाथ कटने का डर रहता है। अब तुम तैयार हो, बटर चटनी लगा चुके हैं। अभी वेजिटेबल डालने के लिए सबसे पहले तुम काकड़ी काटते हो, लेकिन उसको क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से अलग अलग डिजाइन में तुम्हारे सामने फोटो में आ रहा है उसके तौर पर काटते हो। फिर 8वां पॉइंट है, अभी तुमने मोटिवेशन, तुम देखते हो जब काकड़ी को मस्त इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से काटा गया तो तुमको मोटिवेशन आता है कि वेज सैंडविच में अलग अलग शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, बटाटे ये सब डाला जाए, तुमको मोटिवेशन आता है ताकि टेस्ट और निखर जाए और अच्छा है, ठीक है। फिर तुम डिसीजन लेते हो कि उसको ग्रिल करेंगे। तुमने वेजिटेबल्स पहले काकड़ी क्रिएटिव तरीके से काटा, मस्त मोटिवेशन हो गया कि अभी टमाटर सब डालेंगे, तो तुमने मोटिवेशन आ गया। अब तुम डिसाइड लेते हो कि वेज सैंडविच नहीं तो सैंडविच बनाओगे, फिर डिसाइड करते हो। उसके बाद मैंने सैंडविच को ग्रिल मेकर के अंदर के डायरेक्शन में रख दिया। अब एक ग्रिल मेकर आता है, तुमने क्या किया उसमें नॉर्मली 2 सैंडविच जितना बनता है, तुम डायरेक्शन 2 सैंडविच को ग्रिल मेकर के अंदर डायरेक्शन में डाल देते हो। और फिर लास्ट पॉइंट है, और लास्ट में कोऑर्डिनेशन, जैसे पूरा बन जाता है ऊपर से पता है चटनी और टोमेटो सॉस लगाते हैं, और लास्ट में तुम कोऑर्डिनेशन करते हो ऊपर से चटनी और जो खास करके टोमेटो सॉस लगाने के लिए तुम कोऑर्डिनेशन करते हो, मतलब तुम्हारा वेज सैंडविच खाने के लिए तैयार है। लास्ट में हम एक रिवाइज करेंगे ये पॉइंट, जिसमें पॉइंट नंबर 1 क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है सैंडविच बनाना। कंट्रोल के लिए तुम ब्रेड के साइड के स्लाइस को काटते हो, ब्रेड के सेंट्रल भाग में बटर लगाते हो जिससे टेस्ट इंप्रूव हो, ठीक है। और फिर चटनी लगाते हो, दोनों ब्रेड में थोड़ा एक्सपांड कर देते हो चटनी से, लेकिन जो नाइफ के बजाय बटर नाइफ यूज करते हो ताकि रिस्क और अनसर्टेनिटी कम हो। और फिर शुरू करते हो वेजिटेबल डालना। सबसे पहले तुम क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से काकड़ी काटते हो, ये देखकर तुमको मोटिवेशन आता है कि क्या बढ़िया अलग अलग हुआ है, तो तुमको मोटिवेशन आता है कि तुम उसमें टमाटर, प्याज, बटाटे, शिमला मिर्च सबसे भर दो। जैसे तुमने ये डिश हो जाता है, तुम सोचते हो वेज सैंडविच खाने के, कच्चा वेज सैंडविच खाने के बजाय क्यों ना डिसीजन मेकिंग मेथड उसको टोस्ट सैंडविच बनाया जाए। तो तुम 2 ब्रेड को टोस्ट सैंडविच के डायरेक्शन के अंदर डाल देते हो, सैंडविच बन जाता है। अब तुम खाने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम बोलते हो अरे इसमें टेस्ट और बढ़िया करने के लिए ऊपर से चटनी और सॉस ऊपर से लगाया जाए, तो तुम कोऑर्डिनेशन करते हो ऊपर से चटनी और सॉस का, जिससे तुम्हारा टेस्ट और बढ़िया है। सो इस प्रकार से तुम्हारा 11 पॉइंट खत्म होता है। क्या सबको स्टोरी समझ में आया? यस और नो? यस और नो? यस सर। ओके। यस।